युद्ध की गर्मी से हवा गर्म थी, जलते हुए रथों के धुएं से खून की धातुई गंध मिली हुई थी। हाथियों के भगदड़ से धरती कांप रही थी, उनकी दहाड़ से स्वर्ग भी हिल रहा था। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये एक राष्ट्र की आत्मा के लिए संघर्ष था। युद्ध के इस भंवर से एक शख्स उभरा, उसका कवच लाल रंग से सना हुआ था। पुष्यमित्र शुंग, मौर्य सेना का एक सेनापति, भयानक नरसंहार को देख रहा था। कभी शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य आंतरिक कला और बाहरी खतरों से कमजोर होकर खंडहर में पड़ा था। पुष्यमित्र, महत्वाकांक्षा से ज्यादा कर्मठ इंसान, इस भंवर में धकेल दिया गया था। उसने मौर्यों का पतन देखा था, उस भ्रष्टाचार को देखा था जिसने उसे अंदर से खा लिया था। उसने लोगों की पीड़ा देखी, उनकी आंखों में डर देखा, और इसलिए उस खून से लथपथ युद्ध के मैदान में पुष्यमित्र ने एक चुनाव किया, एक ऐसा चुनाव जिसने एक नए राजवंश को जन्म दिया और इतिहास का रुख बदल दिया। वह सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेगा, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था बहाल करने के लिए, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, पुराने की राख से एक नया भविष्य बनाने के लिए। शुंग वंश का जन्म हुआ। पुष्यमित्र एक अनुभवी योद्धा, नेतृत्व के बोझ से अनजान नहीं था। उसने लोहे के मुट्ठी से राज किया, लेकिन साथ ही बुद्धिमानी और करुणा से भी। वह समझता था कि असली ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की समृद्धि और एकता में भी है। उसने सड़कों और सिंचाई नहरों के निर्माण का काम शुरू किया, युद्धग्रस्त भूमि में फिर से जान फूंक दी। उसने कला और विज्ञान को संरक्षण दिया, यह मानते हुए कि एक राष्ट्र की असली संपत्ति उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक पूंजी में है। उसने प्राचीन वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया, अपने लोगों के आध्यात्मिक मूल को बहाल करने की कोशिश की। पुष्यमित्र का शासनकाल चुनौतियों के बिना नहीं था। विदेशी और घरेलू दोनों दुश्मनों ने उसके नए राजवंश को धमकी दी, फिर भी उसने उन सभी का अटूट संकल्प के साथ सामना किया। उसके साहस ने उसकी सेनाओं और उसके लोगों को प्रेरित किया। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, सीमाओं को पीछे धकेला और अपने राज्य को सुरक्षित किया। जब पुष्यमित्र ने आखिरकार अंतिम सांस ली, तो वह ताकत, समृद्धि और सांस्कृतिक गौरव की गहरी भावना की विरासत छोड़ गया। विद्रोह की आग में बना शुंग वंश एक अशांत दुनिया में आशा की किरण बनकर खड़ा था। वसुमित्र, पुष्यमित्र का पोता, अपने दादा के नेतृत्व की विरासत का उत्तराधिकारी बना। वह बिल्कुल अपने दादा पर गया था, एक निडर योद्धा जिसने अनगिनत लड़ाइयों में अपनी योग्यता साबित की थी। लेकिन वसुमित्र सिर्फ एक योद्धा से ज्यादा था। वह एक दूरदर्शी नेता था जो कूटनीति और रणनीतिक गठबंधनों के महत्व को समझता था। पश्चिम के विदेशी आक्रमणकारी यवन शुंग साम्राज्य के लिए लगातार खतरा थे। वसुमित्र ने उनके द्वारा उत्पन्न खतरे को पहचानते हुए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया। शुंग सेनाओं और यवनों के बीच संघर्ष महाकाव्य था, सभ्यताओं का संघर्ष। वसुमित्र आगे से नेतृत्व करते हुए अपने गौरव की रक्षा करने वाले शेर की तरह क्रूरता से लड़ा। उसके साहस ने उसके सैनिकों को अलौकिक शक्ति से लड़ने के लिए प्रेरित किया। यवन अपने बेहतर हथियारों और रणनीति के बावजूद शुंग सेना के दृढ़ संकल्प के आगे नहीं टिक सके। यवनों के खिलाफ वसुमित्र की जीत ने इतिहास में एक महान योद्धा राजा के रूप में उसका स्थान पक्का कर दिया। वह अपनी राजधानी में गौरव के साथ लौटा, उसका नाम हर नागरिक के होठों पर था। उसने न केवल अपने राज्य की रक्षा की थी, बल्कि उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की भी रक्षा की थी। फिर भी जब वसुमित्र का शासनकाल शुंग वंश के चरम पर था, तब भी इसके पतन के बीज बोए जा रहे थे। दरबारी साजिशों, सत्ता संघर्षों और बढ़ती हुई आत्मसंतुष्टि ने साम्राज्य की नींव को कमजोर करना शुरू कर दिया। वसुमित्र के बाद आने वाले राजाओं में उसकी दृष्टि और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था। वे शासन की वास्तविकताओं से दूर होते गए, अपने लोगों के कल्याण से ज्यादा महल के सुखों में लिप्त रहने में रुचि रखते थे। कभी कुशल नौकरशाही, साम्राज्य की रीढ़ भ्रष्टाचार से भर गई। अधिकारी जनता की सेवा करने से ज्यादा अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे, उन्हीं लोगों का शोषण करते थे जिनकी उन्हें रक्षा करनी चाहिए थी। सेना, जो कभी शुंग शक्ति का प्रतीक थी, आत्मसंतुष्ट और अनुशासनहीन हो गई। पुष्यमित्र और वसुमित्र के शासनकाल में जो वीरता और बलिदान की भावना थी, वह धीरे धीरे दूर की स्मृति में लुप्त होने लगी। साम्राज्य, जो कभी एक पत्थर था, टूटने लगा। क्षेत्रीय राज्यपालों ने साम्राज्य के केंद्र में कमजोरी को भांपते हुए अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। एक दुखद पतन का मंच तैयार हो गया था। अंतिम शुंग सम्राट देवभूति आने वाले तूफान से अनजान सिंहासन पर बैठा। वह परिष्कृत स्वाद वाला व्यक्ति था, कला का संरक्षक और विलासिता की सभी चीजों का प्रेमी। उसने अपने दरबार को कवियों, संगीतकारों और नर्तकियों से भर दिया, अपने महल को सुखवादी आनंद के स्वर्ग में बदल दिया। देवभूति का शासन उसके पूर्वजों के कठोर शासन के बिल्कुल विपरीत था। उसने खुद को चापलूसों से घेर लिया, जिन्होंने उसकी हर इच्छा को प्रोत्साहित किया और उसे महल की दीवारों से परे की कठोर वास्तविकताओं से बचाए रखा। खजाना,
जो कभी युद्ध की लूट और एक समृद्ध अर्थव्यवस्था के फलों से भरा हुआ था, देवभूति के असाधारण खर्च से खाली हो गया। कर बढ़ा दिए गए, जिससे भ्रष्टाचार और अक्षमता के बोझ से पहले से ही संघर्ष कर रही आबादी पर और बोझ पड़ा। देवभूति का शासनकाल हालांकि शांतिपूर्ण लग रहा था, नैतिक पतन का समय था। शुंग वंश को परिभाषित करने वाले साहस, अनुशासन और आत्म बलिदान के मूल्यों को पतन, भोग विलास और वास्तविकता से एक खतरनाक अलगाव ने बदल दिया। कभी शक्तिशाली साम्राज्य अंदर से कमजोर कब्जे के लिए तैयार था। भाग 6। दीवारें बंद हो रही हैं, फाटकों पर दुश्मन। देवभूति और उसके दरबार से अनजान परछाई से एक नया खतरा उभर रहा था। कण्व साम्राज्य के पश्चिमी किनारे के एक शक्तिशाली कबीले शुंग के पतन को बढ़ती रुचि से देख रहे थे। कण्व पतनशील शुंगों के विपरीत कठोर और महत्वाकांक्षी लोग थे। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने, गठबंधन बनाने और एक दुर्जय सेना बनाने में वर्षों बिताए थे। उन्होंने शुंग की कमजोरी में एक अवसर देखा, सत्ता की बागडोर हथियाने और अपना खुद का राजवंश स्थापित करने का मौका। चालाक और महत्वाकांक्षी वासुदेव के नेतृत्व वाली कण्व सेना ने शुंग राजधानी की ओर अपना मार्च शुरू किया। वे एक लहर की तरह चले गए। उनकी प्रगति तेज और चुप थी। क्षेत्रीय राज्यपालों ने सत्ता की बदलती हवाओं को भांपते हुए या तो कण्व के बैनर में शामिल हो गए या कोई प्रतिरोध नहीं किया। आंतरिक क्षय से कमजोर और मजबूत नेतृत्व की कमी वाला शुंग साम्राज्य हमले के लिए तैयार नहीं था। दीवारें बंद हो रही थीं और देवभूति अपने आनंद की दुनिया में खोया हुआ अपने दरवाजे पर मंडरा रहे खतरे से अनजान था। भाग 7। विश्वासघात का दंश, एक राजवंश का पतन। कण्व सेना शुंग राजधानी के द्वार पर युद्ध के हाथियों की गड़गड़ाहट या लड़ाई के शोर के साथ नहीं, बल्कि एक सांप की चोरी के साथ पहुंची। एक कुशल रणनीतिकार वासुदेव ने शहर की सुरक्षा में घुसपैठ की थी, अधिकारियों को रिश्वत दी थी और शुंग प्रशासन को त्रस्त करने वाले व्यापक भ्रष्टाचार का फायदा उठाया था। विश्वासघात गहरा था। देवभूति अंत में अपने मदहोशी से हिल गया। उसने खुद को घिरा हुआ पाया। उसका महल दुश्मन सैनिकों से भरा हुआ था। कभी शक्तिशाली शुंग सेना, बुरी तरह तैयार और हतोत्साहित, ने थोड़ा प्रतिरोध किया। शुंग राजधानी का पतन तेज और क्रूर था। कण्व महत्वाकांक्षा और बदला लेने की प्यास से प्रेरित होकर कोई दया नहीं दिखाई। शहर, जो कभी शुंग गौरव का प्रतीक था, को बर्खास्त कर दिया गया और लूट लिया गया। शुंग सम्राटों में से अंतिम देवभूति का अंत युद्ध के मैदान में एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि अपने ही महल की सीमा के भीतर एक हत्यारे के हाथों हुआ। शुंग वंश, जो कभी आशा और समृद्धि की किरण था, धूल में मिल गया, अपनी ही आत्मसंतुष्टि और अपने दुश्मनों की क्रूर महत्वाकांक्षा का शिकार। भाग 8। धूल में गूंज शुंगों से सबक। शुंग वंश का पतन एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, एक कठोर अनुस्मारक है कि शक्ति, चाहे कितनी भी पूर्ण क्यों ना हो, अंततः क्षणिक है। यह इतिहास की चक्रीय प्रकृति, साम्राज्यों के उतार चढ़ाव, राजवंशों के उत्थान और पतन पर प्रकाश डालता है। पुष्यमित्र और वसुमित्र जैसे दूरदर्शी शासकों के नेतृत्व में शुंग महान ऊंचाइयों तक पहुंचे। उनकी विरासत पत्थर और गीत में अंकित है। उन्होंने अपने राज्य की बाहरी खतरों से रक्षा की, अपनी संस्कृति का पोषण किया और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाई। फिर भी उनके उत्तराधिकारी विलासिता से बहकाए गए और अपने ही अभिमान से अंधे हो गए, अतीत के सबक पर ध्यान देने में विफल रहे। उन्होंने आत्मसंतुष्टि को घर करने दिया, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की और अंततः अपने ही पतन का मार्ग प्रशस्त किया। शुंगों की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक है कि सतर्कता के बिना साहस क्षणभंगुर है, न्याय के बिना समृद्धि टिकाऊ नहीं है और जवाबदेही के बिना शक्ति आपदा का एक नुस्खा है। भाग 9। एक यादगार विरासत, साहस और आत्मसंतुष्टि। हालांकि शुंग वंश का अंत दुखद हुआ, फिर भी उनकी विरासत इतिहास के गलियारों में गूंजती रहती है। उन्होंने भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। कला, वास्तुकला और साहित्य में उनके योगदान आज भी प्रेरित करते हैं। उनकी कहानी गर्व और चेतावनीपूर्ण ज्ञान दोनों का स्रोत है। यह हमें याद दिलाती है कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो चुनाव करते हैं, उनके दूरगामी परिणाम होते हैं। शुंग हमें सिखाते हैं कि साहस आवश्यक है, लेकिन इसे ज्ञान और दूरदर्शिता के साथ नियंत्रित किया जाना चाहिए। हमें उन स्वतंत्रताओं की रक्षा करने में सतर्क रहना चाहिए जिन्हें हम प्रिय मानते हैं, क्योंकि आत्मसंतुष्टि किसी भी बाहरी दुश्मन की तरह खतरनाक हो सकती है। जैसे जैसे हम अपने समय की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम शुंगों के सबक को याद रखें, उनके साहस की भावना को अपनाएं, लेकिन उनके पतन की चेतावनीपूर्ण कहानी पर भी ध्यान दें, क्योंकि उनके अतीत की गूंज में हमें एक बेहतर भविष्य बनाने का ज्ञान मिल सकता है।